हाँ देखिए, हम लोग जो है धारा विद्युत में विभवमापी की रचना, कार्यविधि, सिद्धांत पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम विभवमापी के उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विभवमापी के उपयोग। इसका उपयोग क्या है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच क्या? विभवांतर ज्ञात करना। नोट कर लो, ज्ञात करना। दूसरा क्या है? किसी सेल के विद्युतवाहक बल की गणना करना। ठीक। तीसरा, दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करना। और चौथा पॉइंट है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना। आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना। तो देखिए, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना। ठीक है, चर्चा किए थे। क्या था हमारा? जैसे मान लो कि बिंदु ए विभवमापी है, इसको जो है बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ठीक। तो अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना करनी है, क्या होता है? जहाँ पे शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, वो वाला लंबाई यहाँ से नाप लेते हैं और फिर इसमें k का गुणा कर देते हैं, तो हमारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात हो जाता है। फिर से समझ लो। जैसे इसका जो है विद्युत वाहक बल बैटरी का E है। क्या है? E है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लंबाई L है। तो प्रति एकांक लंबाई में जो विभवांतर होता है उसको क्या कहेंगे? E/L। समझ में आया? अगर यहाँ से यहाँ तक की हमें यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर ज्ञात करना है, दोनों विभव के अंतर ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? AP में E/L का गुणा कर देंगे। AP में E/L का गुणा कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर ज्ञात हो जाता है, यह वाला। समझ में आया? जब सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, हमें इसके शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी होती है। किसका? शून्य विक्षेप की स्थिति। मान लो शून्य विक्षेप की स्थिति यहाँ पे प्राप्त हो गया, तो जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा हो जाएगा E' बराबर होगा KAP1। नहीं समझे क्या? देखो, K क्या होता है? K बराबर होता है E/L। क्या होता है? E/L। E क्या होता है? जैसे एक बैटरी 12 वोल्ट का है। ठीक है, माने एक विभवमापी है, उसमें एक बैटरी लगी है। बैटरी का वोल्टेज कितना है? 12 मान लीजिए। कितना है? 12। और विभवमापी की लंबाई मान लो है 10। कितना है? 10। L बराबर 10, E बराबर 12। तो प्रति एकांक लंबाई में जो विभव पतन होगा उसको E/L कहेंगे और K से प्रदर्शित करते हैं ना। एकांक लंबाई एकांक समय में T से भाग दिया जाता है, एकांक लंबाई में L से भाग दिया जाता है, एकांक क्षेत्रफल में A से भाग दिया जाता है। बात समझा ना? जो एकांक होता है नीचे होता है। बात समझ में आया? तो हमें एकांक लंबाई में विभव पतन निकालना है, तो 12/10 कितना आएगा? 1.2। K का मान हो गया। क्या हो गया? अगर मान लो इस सेल का शून्य विक्षेप स्थिति यहाँ से यहाँ तक मान लो 6 मीटर पे प्राप्त होता है। कितने मीटर पर? 6 मीटर। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? 1.2 में 6 का गुणा कर देंगे। इसका मान क्या होता है? 1.2 × 6 कितना है? 7.2। तो हम इसका चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा नंबर है किसका? दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ते वाला हेडिंग डाल दीजिए। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। इसमें हम लोग क्या करते हैं? जो है विभवमापी लेते हैं। विभवमापी में एक बैटरी लगा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल हम लोग जो है मान लेते हैं E'। क्या मान लेते हैं? E मान लेते हैं। E इसका जो विद्युत वाहक बल है E मान लेते हैं। हम थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, वाला पॉइंट में मतलब उसको क्या करते हैं? रचना में हम लिख दे रहे हैं पूरा। रचना में क्या क्या है? बैटरी का
पहले एक विभव मापी है, एक विभव मापी है, ठीक है, जिसमें एक बैटरी V1 है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, E है। एक बात यह हो गया, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, विभव मापी में क्या क्या है, एक कुंजी है, एक कुंजी के, और क्या है, धारा नियंत्रक का क्या काम होता है, धारा को नियंत्रित करना, धारा को बढ़ाना और घटाना। इसको RH से प्रदर्शित करते हैं, RH है, पोस्टर में चित्रानुसार लिख दिया है। संयोजन का कैसे ना चित्र में देख ले कैसे संयोजित हुआ, ठीक। तीसरा बात, तार की लंबाई, याद ऐसे लिख लो, तार के सिरे A से बैटरी व सेल के धन टर्मिनल संबंधित है, देखो ये जो सेल है ना, सेल का धन सिरा, दोनों सेल का धन सिरा और बैटरी का धन सिरा विभव मापी के ए सिरे से संबंधित है। समझ में आया? हाँ। अब देखो ध्यान से, हम क्या लिखते हैं, चौथा, दो सेलें हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट, तो K1 K2 क्या है, दो कुंजी है, ठीक है। कुंजी का संबंध क्या है, पांचवा लिख लेना, K1 व K2 दो कुंजियां हैं जिसको चित्रानुसार संबंधित किया गया है, इसको नोट कर लेना। अब हम जो है ध्यान से देखिए, परिपथ हो गया, रचना हो गया, अब हमें क्या करना है, कार्यविधि। अब कैसे हमें सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करना है, ध्यान से देखो और सुनो। विद्युत वाहक बलों की हमें तुलना करना है ना, माने E1 बटे E2 क्या होगा, E1 E2 क्या है, पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2। इसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। चलो ध्यान दो, कार्यविधि अब अच्छे से समझो। कार्यविधि में पहला काम क्या करना है, सबसे पहले विभव प्रवणता ज्ञात करना है। क्या करना है, विभव प्रवणता क्या होता है, एकांक लंबाई में विभव होने वाला पतन है, वो सभी जगह एक समान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, इसका देखो विद्युत वाहक बल E है, E बटा L, यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या है, L या AB लिख दे रहे हैं, आप साइड में लिख दे रहा हूँ, AB बराबर क्या है, L लेंथ है। विभव प्रवणता बराबर E बटा L, इसको हम लोग K से प्रदर्शित करते हैं, E बटा L। इस तार के सभी बिंदुओं पे एक समान होता है, ठीक है। बात समझ आए नहीं, K। तो पहला काम हमें क्या करना है, K का मान निकालना है। K का मान कैसे निकालेंगे, ये जो बैटरी लगा है विभव मापी में, और जो विभव मापी के तार की लंबाई है उससे भाग देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, K बराबर E बटा L। बात समझ में आया? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कर, पहले देखो एक बात और, K कैसे निकलता है, यहाँ कुंजी चालू करेंगे तब ना, यहाँ तो बंद है, अब हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा काम क्या करना है, फिर तीसरा काम क्या करना है, उसको समझो। यहाँ भी दो सेल है ना,
एक साथ संबंधित है। तो मान लीजिए हमारे पास व्यवस्था नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक सेल को संबंधित करेंगे, एक ठो हटा देंगे। समझ में आया? एक सेल संबंधित करके वहाँ से E1 का मान निकाल लेंगे, जैसे कल निकाले थे E बराबर K गुणे AP। ठीक, उसके बाद उस सेल को हटाने के बाद फिर दूसरा लगा देंगे, वहाँ से फिर E2 निकालेंगे। E2 बराबर क्या होगा, K गुणे AP। जब E1 E2 आ गया तो हमारा अनुपात आ जाएगा। तुलना का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। क्या होता है? हाँ, अगर मान लो हमारे पास व्यवस्था अच्छा है, हम दोनों सेल को एक साथ जोड़ दे रहे हैं, तब क्या करना है, इसमें पहले हम इसको चालू करेंगे। इसको चालू करेंगे तो ये वाला कार्य नहीं करेगा, धारा इसमें आएगा। धारा किससे आएगा, इधर से आएगा, ऐसे ऐसे होकर ऐसे ऐसे इधर चला जाएगा। यहाँ पे खुला है ना, खुला है तो इधर धारा यहीं तक आएगा, उसके बाद नहीं जाएगा आगे। तो यह वाला सेल से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आया? अगर मान लो, चलो दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूं। मान लीजिए K1 बंद है। K1 क्या है, बंद है, और K2 खुला है। तो K2 खुला है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला सेल से कोई मतलब नहीं है, दूसरे सेल से कोई मतलब है। पहला सेल काम करेगा, पहला सेल काम करेगा। खुला है तब पहले सेल के लिए शून्य विक्षेप। पहले सेल का शून्य विक्षेप मान लो पहला कहाँ पे, यहाँ है ना। हाँ, शून्य विक्षेप P1 बिंदु पर प्राप्त होता है। तब E1 बराबर क्या होगा, K गुणे AP1। नहीं समझे? E1 बराबर K गुणे AP1। AP1 का मतलब समझ रहे नहीं, फिर से समझ लो। जैसे हम कल बताए थे, क्या बताए थे, जैसे हम क्या लिखे, मान लीजिए K1 बंद है और K2 खुला है। इसको बंद कर दिए, इसको खोल दिए, तो हम जब हमारा यहाँ से धारा चलेगा तो ऐसे ऐसे होके यहाँ तक आएगा, फिर इधर चला जाएगा। तो हम यहाँ से जो चौकी है, हम इसको पकड़ के ऐसे ऐसे टच करेंगे, किस पे, तार पे। चौकी को तार पे ऐसे टच करेंगे। कब तक करेंगे, कोई बताए? जब तक शून्य विक्षेप की स्थिति न प्राप्त हो। तो मान लीजिए शून्य विक्षेप की स्थिति P1 को प्राप्त हो गया। कहाँ, P1 पे शून्य विक्षेप की स्थिति P1 को प्राप्त हो गया। तो हमें करना क्या है, E1 बराबर K गुणे AP1। E1 बराबर क्या हो जाएगा, K गुणे AP1। E1 क्या है, इस सेल का विद्युत वाहक बल है E1। E2 क्या है, इसका विद्युत वाहक बल है दूसरे का। तो E1 को तो मान हमें प्राप्त हो गया, E1 का। ठीक, बात समझ आया ना? अच्छा, अब तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, तीसरा में अब इसको खुला छोड़ेंगे, अब इसको बंद करेंगे। तो हमारा धारा कैसे आएगा, धन से ऐसे ऐसे आएगा, इधर जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये खुला है, ये खुला रहेगा तो फिर इधर नहीं जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे होकर ऐसे ऐसे जाएगा जौकी में। तो जौकी में जाएगा तो हम जौकी से फिर क्या करेंगे, उसको ऐसे ऐसे स्पर्श कराएंगे ना। कब तक कराएंगे, जब तक शून्य विक्षेप की स्थिति न प्राप्त हो। मान लो P2 को शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो गई, भाई कहीं न कहीं तो मिलेगा कि नहीं। तो P2 को शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। T2 बराबर हमारा क्या होगा, K गुणे AP2। समझ आया? इसको नोट कर लो थोड़ा। हाँ, देखिए ध्यान से। तो हमारा जो ये वाला K है वो क्या है, विभव प्रवणता है ना। यहाँ पे K डैश हम यहाँ की कुंजी को माने हैं, और K1 यहाँ की कुंजी है, K2 यहाँ की कुंजी है। बात समझ में आया ना? तो यहाँ पे जो K हम लिखेंगे तो विभव प्रवणता वाला K है। यहाँ पर भी क्या है, विभव प्रवणता। एक K1 K2 K डैश एक कुंजी है। क्या है, कुंजी। अच्छा, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा। इस बार हम लोग क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट, इस बार क्या करेंगे, K2 को बंद करेंगे और K1 को खोल देंगे। K2 को बंद करके
K1 को, एक मिनट ऐसे लिखो, K1 को खोलकर K2 को बंद करने पर शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति कौन होगा बताओ? P2 पर प्राप्त होता है। ठीक है, K1 को खोलकर K2 को बंद करने पर शून्य विक्षेप की स्थिति P2 को प्राप्त होता है। ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं, जब हम K1 को खोल देंगे और K2 को बंद कर देंगे तो हमारा धारा जो है इधर से नहीं बहेगा, क्योंकि यहाँ खुला है, यहाँ परिपथ खुला है ना, यहाँ बंद है, तो धारा हमारा ऐसे ऐसे जौकी में जाएगा, तो जौकी से हम तार पे जो है स्पर्श कराएंगे तो शून्य विक्षेप की स्थिति मान लो P2 को प्राप्त हो गया। कहाँ पर? P2 को प्राप्त हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, E2 बराबर K गुणा A P2। बात समझ आया? ये समीकरण नंबर कितना हो गया? एक तो सबसे पहले था, इसके पहले वाला 2, ये वाला 3। ठीक है, चौथा पॉइंट है सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना E1 बटे E2 बराबर क्या हो जाए? K A P1 बटे K A P2। के कैंसिल, E1 बटे E2 बराबर क्या होगा? A P1 बटे A P2। अब एक बात और ध्यान दो, A P1 को हम लोग क्या माने? L1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? प्रश्न में दिया रहेगा, अगर न्यूमेरिकल हल करोगे तो दिया रहेगा ये P1 माने इतनी लंबाई पर संतुलित होता है, L1 बटा L2। साइड में लिख लो, जहाँ A से P1 की दूरी L1 और A से P2 की दूरी क्या है? L2। ठीक, तो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात शून्य विक्षेप की स्थिति के लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, T1 बटे E2 बराबर कितना हो गया? L1 बटे L2। हाँ देखिए, अगला है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अगला क्या है? किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको स्मॉल r बोलते हैं, ज्ञात करना। देखिए, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, इसका परिपथ यहाँ पे है। ठीक है, ये परिपथ बना लीजिए। परिपथ में क्या है? यह एक विभव मापी है, विभव मापी में जो बैटरी लगी है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ रचना। एक विभव मापी है जिसमें लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल E है। क्या है? E है। ठीक, और दूसरी बात, विभव मापी के तार की लंबाई, विभव मापी के तार की लंबाई L है। ठीक, तीसरा बात, विभव प्रवणता हम लोग निकाल सकते हैं। विभव प्रवणता क्या होता है? विभव प्रवणता, इसको हम K1 मान लेते हैं, K2, इसको K1। विभव प्रवणता के बराबर होता है E बटा L ना। चौथा बात, ध्यान से देखो, जिस सेल का विद्युत वाहक, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसे उसके धन सिरे को
चित्रानुसार संबंधित किया गया है, संबंधित किया गया है। ठीक है। पांचवा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर है। तथा टर्मिनल विभवांतर कैपिटल वी है। देखो टर्मिनल विभवांतर पहले क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे यह सेल है, क्या है? सेल है। अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो, तो सेल के पास जितनी ऊर्जा होता है वो अपने ऊर्जा को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। जैसे मान लो मेरे पास 12 जूल ऊर्जा है। कितना ऊर्जा है? 12 जूल ऊर्जा है। तो 12 जूल ऊर्जा है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? 0। कहने का मतलब कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है ना। तो हम अपना 12 जूल ऊर्जा जो है दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये क्या है? विद्युत वाहक बल है। क्या है? अच्छा, अब टर्मिनल विभवांतर क्या है? ध्यान सुनो। जैसे मेरे पास जो है 12 जूल ऊर्जा है। कितना है? अगर मुझे दूसरे को ट्रांसफर करना है, अगर मैं उसमें से 11 जूल ही ट्रांसफर कर पा रहा हूँ, तो 1 जूल ऊर्जा कहाँ व्यय हो गया? अंदर। कहाँ? हाँ, जैसे सेल है, सेल के पास 12 जूल है। अगर वो दूसरे को 11 जूल ऊर्जा ट्रांसफर कर दे रहा है, तो वह 1 जूल ऊर्जा चुरा लिया कि नहीं? वह 1 जूल ऊर्जा क्या किया? अंदर का जो प्रतिरोध है उसमें, प्रतिरोध मान क्या होता है? बाधा, रुकावट। जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है ना, तब प्रतिरोध जब ज़्यादा रहता है तो उसको जाने नहीं देता है। जब जाने नहीं देता है तो क्या होता है? उस जाने के लिए ऊर्जा व्यय होता है। ठीक है। तो 1 जूल ऊर्जा जब सेल के अंदर व्यय हो जाएगा तो कितना बचेगा? 11 जूल इसका टर्मिनल विभवांतर होता है। क्या होता है? समझ में आया टर्मिनल विभवांतर कि नहीं? फिर से समझ लो। जैसे हम कोई सेल बना दिए, तो सेल में जो रासायनिक ऊर्जा है वो 12 जूल है। कितना है? 12 जूल। ठीक है। और ये मान ले उसके अंदर कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो दूसरे को 12 का 12 ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो क्या होगा? जब 12 जूल ऊर्जा उसमें हम जान रहे हैं, जब उसको किसी परिपथ में, विद्युत परिपथ में कनेक्ट करेंगे, तो क्या करेगा? बाहर जो है 10 जूल ऊर्जा देगा, या मान लीजिए 11 जूल ऊर्जा देगा। 1 जूल क्या होगा? 1 जूल उसके अंदर ही व्यय हो गया। उसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में आवेश को 1 जूल क्या हो गया? व्यय हो गया। तो 11 जूल सेल के बाहर गया ना, तो सेल के बाहर जितना जाएगा परिपथ में, वह उसका टर्मिनल विभवांतर होता है। क्या होता है? टर्मिनल विभवांतर को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। हाँ, कार्य विधि में ध्यान से देखिए। पहला देखो, एक सूत्र हम जानते हैं सेल के लिए। सेल के लिए एक सूत्र पढ़े हम लोग। क्या पढ़े हैं? V बराबर E-IR। किसी को याद होगा तो होगा, नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यह सेल है, ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोध छोटा वाला R है। सेल यहाँ से यहाँ तक है ना, ये बड़ा R है। ठीक है। यहाँ का विभवांतर V है, यहाँ क्या आता है? विद्युत वाहक बल E। तो V बराबर क्या होता है? E-IR। पूरा ऊर्जा E होता है। क्या होता है? E। IR इसमें व्यय हो जाता है। सेल के भीतर है, IR क्या होता है? व्यय हो जाता है। तो V बराबर क्या होता है? E-IR। तो हम लोग इसको इधर भेजते हैं, इसको उधर भेजते हैं। देखो ध्यान से, V प्लस IR बराबर होगा E, और V प्लस